फिर दूसरे झटके में उसका सर उसके जिस्म से जुदा होकर मेरे हाथों में था। चुड़ैल का बगैर सर का धड़ जमीन पर तड़प रहा था। सर जो मेरे हाथों में था उसे मैंने पूरी कुव्वत से हवा में मौलिक एक और चुड़ैल की तरफ उछाल दिया। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरे जिस्म में ज़ोगान जिनकी दी हुई कुव्वत इस कदर ज़्यादा होगी, क्योंकि कटा हुआ सर इतनी तेज़ी से उस चुड़ैल की तरफ गया कि वो चुड़ैल संभल ना सकी और दोनों सर आपस में टकराए। यानी कटा हुआ सर हवा में मौलिक चुड़ैल के सर से टकराया था और फिर एक जोरदार आवाज़ के साथ दोनों सर पाश पाश हो गए। हवा में मौलिक चुड़ैल ज़मीन पर आ गिरी। वो भी तड़प रही थी और आखिरी सांसें ले रही थी। दो चुड़ैलें जहन्नुम वासिल हो चुकी थी। तीसरी चुड़ैल हवा में खड़ी हैरत से ये सब देख रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि लम्हों में ये क्या हो गया है। उसकी दो साथी चुड़ैलें मर चुकी थी। छोरे, ये तूने अच्छा नहीं किया। मुझे तेरी ताकत का अंदाज़ा नहीं था। तूने बहुत नुकसान कर दिया है। अब तू बचेगा नहीं। मैं जानती हूँ मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन याद रख, हम एक महान जादूगरनी की पुजारन हैं। अब वो ही तुझसे बदला लेगी और तेरा नाश कर देगी। ये कहकर चुड़ैल उड़कर जाने लगी। मैंने उस चुड़ैल को पकड़ने के लिए एक लंबी छलांग लगाई। मैं काफ़ी बुलंदी तक उड़ता हुआ गया, लेकिन चुड़ैल मेरे हाथों से निकल गई और मैं नीचे आने के बाद चुड़ैल को दूर जाते हुए देखता रहा। चुड़ैल भाग चुकी थी और बस्ती वाले घरों से बाहर आ चुके थे। वो दो चुड़ैलों की मौत पर खुशी मना रहे थे। उन्होंने मिलकर दोनों चुड़ैलों के जिस्मों को एक जगह रखकर आग लगा दी। बाबू, आपने तो कमाल कर दिया। एक मुसलमान लड़का आगे बढ़कर खुशी भरे लहजे में बोला। कुछ और नौजवान लड़के मेरे करीब आ गए और फिर उन्होंने मुझे अपने कंधों पर उठा लिया और खुशी से नारे लगाने लगे। उन नौजवानों को मैंने कहा कि मुझे नीचे उतार दें और फिर उन्होंने मुझे नीचे उतार दिया। बस्ती के लोग मेरे गिर्द जमा थे। वो सब खुशी से नाच रहे थे। मैंने उन्हें खामोश होने का इशारा किया। वो सब खामोश हो गए तो मैंने कहना शुरू किया, अब तुम सब बस्ती वालों की चुड़ैलों से जान छूट चुकी है और अब मैं तुम सबसे इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि मुझे अपने दो साथियों को तलाश करना है। मेरा इरादा था कि मैं उनसे रुखसत होकर दरिया की उसी समत में सफ़र करूँगा जहाँ से बहकर इस बस्ती तक आया था। शायद इस तरह मैं वापस ओकलामूस के इलाके तक पहुँच जाऊँगा। लेकिन बस्ती के लोग इस बात पर राज़ी नहीं हुए। उन्होंने मुझे रोक लिया कि अभी एक चुड़ैल बाकी है और वो धमकी देकर गई है कि वो महान जादूगरनी की पुजारन है और जादूगरनी हमसे इंतकाम लेने आएगी और आप ही हमें जादूगरनी के अताब से बचा सकते हैं। ठीक है, मैं रुक जाता हूँ। उन सब की बातें सुनकर मैंने कहा, लेकिन मैं ज़्यादा अरसे तक रुक नहीं सकता। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिसकी वजह से जादूगरनी जल्द अज जल्द हमारे सामने आ जाए। मेरी बात सुनकर बस्ती वाले खुश हो गए। सामी साहब, आप हमारे साथ हमारे घर चलें। आपकी मेहमान नवाजी करके हमें खुशी होगी। एक मुसलमान नौजवान लड़का जिसका नाम असलम था आगे बढ़कर बोला, असलम भाई, आपकी मेहमान नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं आनंद अंकल के घर ही रुकूंगा। उनका एहसान है मुझ पर। उन्होंने मेरी जान बचाई है। मैं जख्मी था
मेरा इलाज किया है उन्होंने। जैसी आपकी मर्जी। मेरी बात सुनकर अस्तम बोला। बूढ़ा आनंद और उसकी बेटी शकुंतला दोनों मुखलिस इंसान थे। मैं बूढ़े आनंद के घर आ गया। बूढ़े आनंद के घर आने के बाद मैं दुरेश्वर और जोगान जिनके बारे में सोचने लगा, जाने वो किस हाल में थे। परिजात ओकलामूस ने जाने उनके साथ कैद में क्या किया था। अब मुझे उनको ओकलामूस की कैद से आज़ाद करवाने के लिए क्या करना चाहिए, उनको किस तरह आज़ाद करवाया जाए। सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। फजर में मेरी आँख खुल गई। मुसलमानों की मस्जिद में अज़ान हो रही थी। मैं घर से बाहर निकल आया और मस्जिद की तरफ बढ़ गया। काफ़ी लोग मस्जिद में मौजूद थे। मैंने फजर की नमाज पढ़ी। नमाज पढ़कर दिल को एक सुकून सा हासिल हुआ। मस्जिद से मैं वापस बूढ़े आनंद के घर आ गया। यहाँ नाश्ता करने के बाद हम मछलियाँ पकड़ने के लिए दरिया की तरफ चल दिए। बूढ़े आनंद के अलावा हमारे साथ रवि, छगन और 2 मुसलमान लड़के सुल्तान और रजब भी थे। हमने अच्छी खासी मछलियाँ पकड़ ली थी। बूढ़ा आनंद बहुत खुश था। उसने सुल्तान से कहा कि नाव को किनारे ले चले। आज के लिए इतना शिकार काफ़ी है, लिहाजा हम नाव को किनारे ले आए और मछलियों को समेटने लगे। अभी हम मछलियाँ समेट कर फारिग ही हुए थे कि 15 के करीब जीवें दरिया के किनारे आकर रुकी। उसमें से तकरीबन 50 के करीब हबशी तरस के लंबे चौड़े अफराद नीचे उतरे। वो सब जिस्मानी तौर पर मजबूत नजर आ रहे थे। उनके बदन कसरती थे। उनके हाथों में खंजर, तलवारें और भाले थे। उनके तेवर खतरनाक लग रहे थे। हुलिये से वो सब बदमाश नजर आ रहे थे। बूढ़ा आनंद, रवि, सुल्तान और रजब इन लंबे चौड़े हबशियों को देखकर खौफ में मुब्तला हो गए। उनके चेहरों के रंग उड़ गए। सामी बाबू, ये जाट कबीले के लोग हैं। इनका काम लूट मार और कत्लो गारत करना है। बहुत ताकतवर और ख़तरनाक लोग हैं ये। कोई भी इनसे महफूज नहीं है। करीबी जंगल में रहते हैं। लूट मार कत्लो गारत के लिए जंगल से निकलते हैं और अपना मकसद पूरा करने के बाद वापस जंगल में रूपोश हो जाते हैं। सुल्तान खौफजदा आवाज़ में बोला तो मैंने उन्हें हौसला देते हुए कहा, डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ हमारा अल्लाह है। हमें कुछ नहीं होगा। ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। तुम सब एक तरफ जाकर खड़े हो जाओ। मैंने उन चारों को एक तरफ खड़ा कर दिया। 5 जाट कबीले के बदमाश मेरे करीब आ चुके थे। बाकी पीछे खड़े। छोरे, ये सारी मछलियाँ और अपना सारा सामान और अपने साथियों का सामान हमारे हवाले कर दे और अपनी राह ले। एक गंजे सर वाला मोटा ताजा आदमी मेरे करीब आकर बोला। उसके मुंह से बोलते वक्त बास आ रही थी। नहीं हवाले किया तो मैंने बगैर किसी खौफ के जवाब दिया। अपनी इस बात का अंजाम जानता है? वही गंजा आदमी बोला। मैं किसी अंजाम से नहीं डरता। हम इतने सारे हैं और हमारे हाथों में इतने खतरनाक हथियार हैं कि हम इनके जरिए तेरी तिक्का बोटी कर सकते हैं। और तू फिर भी कह रहा है कि तू किसी अंजाम से नहीं डरता। अंजाम तो तेरा और तेरे इन साथियों का हम ऐसा करेंगे कि लोग याद रखेंगे और हमें किसी बात से इनकार नहीं करेंगे। ये कहकर गंजे सांडनुमा डार्ड ने अपनी तलवार हवा में लहराई ताकि मेरी गर्दन पर वार कर सके।
लेकिन इससे पहले मेरे सीधे हाथ का थप्पड़ उसके चेहरे का नाप ले चुका था और थप्पड़ इतना सन्नाटेदार था कि आवाज़ दूर तक गूंजी और गंजे हकी डांट की गर्दन मुड़ गई। गंजा डांट अपनी मुड़ी हुई गर्दन के साथ जमीन पर ढेर हो गया। गंजे सांडनुमा शख्स को यूं गिरते देखकर उसके साथ खड़े 4 डाट और उनके पीछे खड़े डाट कबीले के लोग परेशान हो गए। 4 आगे खड़े डाडों ने अपनी तलवारें उठाईं, लेकिन इससे पहले कि वो मुझ पर वार करते, एक के चेहरे, 2 के गुर्दों और एक के पेट पर मेरे हाथ के जबरदस्त मुक्के पड़ चुके थे और वो उड़ते हुए दूर तक गए थे। जोगान जिनकी दी हुई कुव्वत काम आ रही थी और मुझे भी अंदाजा नहीं था कि ये कुव्वत इतनी जबरदस्त है कि एक ही बार में सामने वाले को ढेर कर देती है। मुक्के खाने वाले चारों ढाट कबीले के लोग जमीन चाट रहे थे। उनमें दोबारा उठने की हिम्मत नहीं थी। अपने 5 साथियों को यूं लम्हों में जमीन बोस होते देखकर पीछे खड़े डाट कबीले के बदमाश सटपटा गए और सोचने लगे कि मुझ पर वार करें या ना करें, लेकिन उनकी तादाद अच्छी खासी थी। वो सब एक साथ आगे बढ़ने लगे और मैं सोचने लगा कि मुझे अब क्या करना चाहिए, उनका मुकाबला किस तरह करना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता था बूढ़े आनंद, रवि, सुल्तान और रजब को कोई नुकसान पहुंचे। वो सब मेरी तरफ बढ़ रहे थे और मैं अपने 4 साथियों की वजह से परेशान था। लेकिन फिर वो हुआ जिसका मुझे गुमान तक नहीं था। एक नकाबपोश लड़की हवा में उड़ती हुई नुमादार हुई। उसके हाथ में 2 धारी तलवार साफ नजर आ रही थी। वो डाट कबीले के बदमाशों पर टूट पड़ी और फिर मैंने उस नकाबपोश लड़की की तलवार का कमाल देखा। वो जिस तरह कलाबाजियां खाकर और हवा में उड़कर डाट कबीले के बदमाशों का सफाया कर रही थी, उससे पता चल रहा था कि वो एक खतरनाक फाइटर है और उसने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली हुई है। और फिर जब उसके साथ मैं भी मैदान में कूदा तो उन बदमाशों के खंजर, तलवारों और भाले सब धरे के धरे रह गए। वो सब जख्मी हो होकर जमीन पर गिरने लगे। मेरा एक हाथ जिस बदमाश पर पड़ा वो जमीन से दोबारा नहीं उठता था। कुछ ही देर में उन बदमाशों को समझ आ गया कि वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। लिहाजा बच जाने वाले बदमाशों ने बेहतर यही समझा कि मैदान छोड़कर भाग जाएं और फिर वो भागने लगे। मैंने उन्हें भागने दिया, लेकिन फाइटर लड़की भागने वालों के भी पीछे भाग रही थी और उन्हें मार रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने दुश्मनों का सफाया कर रही हो। जो बचकर भाग सकते थे वो भाग गए। नकाबपोश लड़की रुक गई और अपनी तलवार म्यान में डालकर मेरी तरफ आने लगी। सरापे से लड़की मुतनासिब जिस्म और नर्म नाजुक नजर आ रही थी, लेकिन उसे लड़ते हुए मैं देख चुका था। वो एक खतरनाक फाइटर थी। कौन हो तुम? लड़की जब मेरे करीब आ गई तो मैंने पूछा। मैं यूं। लड़की ने अपना नाम बताकर नकाब उतारा। वो एक चीनी लड़की थी, इंतहाई पुरकशिश और खूबसूरत लड़की। तुम कौन हो? मायून ने पूछा। मैं एक सैयद इब्तिसाम अली हूँ। तुम मुझे सामी कहकर बुला सकती हो। मैंने अपना तारुफ करवाया। इंडियन हो? उसने फिर पूछा। नहीं, पाकिस्तानी हूँ, मैंने जवाब दिया। बहुत खूब, मुझे पाकिस्तानी लोग पसंद हैं। मैं यूं अंग्रेजी में बात कर रही थी। उसने हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। मैंने आज तक किसी लड़की से हाथ नहीं मिलाया, लेकिन तुमसे मिला रहा हूँ क्योंकि मुझे भी चीनी लोग अच्छे लगते हैं। मैंने मायून से हाथ मिलाते हुए कहा। मायून के हाथ काफी सख्त थे।
बाहर से जो नजर आती थी अंदर से वो नहीं थी, यानी बाहर से वो नर्म और नाजुक सी लड़की लगती थी, लेकिन अंदर से वो बहुत मजबूत किस्म की शख्सियत की मालिक थी। तुम्हारे हाथ तो बहुत सख्त हैं, फौलाद की तरह। मैं किंग फू और निंजा के अलावा हर किस्म की फाइट की ट्रेनिंग ले चुकी हूँ। वो बोल ही रही थी कि बूढ़ा आनंद, सुल्तान, रवि और रजब हमारे पास आकर खड़े हो गए। सामी बाबू, अब हमें चलना चाहिए, बूढ़ा आनंद बोला। उन्होंने मछलियाँ हाथों में उठा ली थी। हाँ, मैंने कहा और मैयून से बोला, तुम रहती कहाँ हो? मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मैयून बोली। क्या मतलब? मैंने हैरत से पूछा तो मैयून बोली, मैं यहाँ एक मकसद की वजह से आई हूँ। मकसद पूरा होने के बाद चीन लौट जाऊंगी। क्या मकसद है तुम्हारा आखिर इस इलाके में? मैंने पूछा। जिस तरह तुम मेरे साथ इन बदमाशों से लड़ रहे थे, इससे ये जाहिर होता कि तुम भी बुरे लोगों के खिलाफ हो। इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ अपना मकसद। मैयून ने बोलना शुरू किया। मेरी छोटी बहन अपने कुछ दोस्तों के साथ बर्मा घूमने आई थी, लेकिन वो वापस चीन नहीं पहुंची। उसे और उसके दो साथियों को अगवा कर लिया गया। उसके जो साथी चीन लौटकर आए, उन्होंने बताया कि मेरी बहन और उसके दो साथियों को जाट कबीले के बदमाशों ने अगवा किया है। लिहाजा मैं बर्मा आ गई। यहाँ मुझे पता चला कि मेरी बहन और उसके साथियों को अगवा करने वाला लाफून है, जो इस इलाके में ही कहीं रहता है और उसका ताल्लुक जाट कबीले से है। लिहाजा मैं इस इलाके में लाफून को तलाश कर रही हूँ। जाने मेरी बहन और उसके दो साथी किस हाल में हैं, जिंदा भी हैं या नहीं, मुझे कोई खबर नहीं, लेकिन मैं लाफून को नहीं छोड़ूंगी। मैं यूं खामोश हुई तो मैंने कहा, लेकिन ये काम तो तुम्हारी हुकूमत का है कि वो इस मामले की तहकीकात करवाए और बर्मा हुकूमत से जवाब तलब करे। हुकूमत भी अपना काम कर रही है, लेकिन मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं खुद भी इस मामले की तहकीकात करूं। ठीक है, मैंने कहा, अगर तुम्हारे पास कोई ठिकाना नहीं है तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। मैं भी यहाँ, मैंने बूढ़े आनंद और लड़कों की तरफ इशारा करते हुए कहा, इनकी मदद के लिए इनकी बस्ती में रुका हुआ हूँ। और अपना काम खत्म करके आगे रवाना हो जाऊंगा। तो दोनों मिलकर काम करते हैं। तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरी बात पर मैयून राजी हो गई और हमारे साथ चल पड़ी। बूढ़ा आनंद, रवि, सुल्तान और रजब भी इस बात पर खुश थे कि अब उनकी बस्ती में एक नहीं दो उनके मददगार हैं और हम दोनों के होते हुए कोई उनका बाल भी भीगा नहीं कर सकता। हम दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। मैंने भी मैयून को बताया कि मैं बर्मा कैसे पहुंचा। मेरी बातें वो हैरत से सुन रही थी। चुड़ैलों, जोगान जिन, धुरे शवार और जादूगरनी के बारे में सुनकर उसे यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने उसे यकीन दिलवाया कि ये सब सच है, यहाँ ऐसा ही है। और मैं बस्ती वालों की जान एक बच जाने वाली चुड़ैल और जादूगरनी से छुड़ाकर जोगानचिन और दुरेशवार को ओखला मूस की कैद से आज़ाद करवाने के लिए आगे रवाना हो जाऊंगा। मेरी बातें सुनकर मैयून बोली, फिर तो यहाँ मज़ा आने वाला है। ज़रा मैं भी तो देखूं
ये चुड़ैल और जादूगरनी कैसी होती है। हम बस्ती पहुंच चुके थे, भूख लग रही थी। पकड़ी जाने वाली ताज़ा मछली शकुंतला ने तलकर मेरे और मैयून के सामने रख दी। मछली मेरी पसंदीदा गज़ा है और फिर शकुंतला ने जाने कौन से मसाले लगाए थे कि मछली खाने का मज़ा आ गया। खूब सैर होकर मछली खाई, दिन गुजर गया, रात भी गुजर गई। कोई वाकया रोनुमा नहीं हुआ। सुबह हम सब फिर मछली के शिकार पर निकल गए। मैयून भी हमारे साथ थी। आज भी बड़ी तादाद में मछलियां हाथ लगी। डांट लोगों, चुड़ैल और जादूगरनी का दीदार नहीं हुआ। मैं सोच रहा था कि अगर इसी तरह दिन गुजरते रहे तो मेरे लिए मसला हो जाएगा, क्योंकि मुझे रोगान जिन और तोरे शेवार को परिजात ओकला मूस की कैद से रहा करवाना था। मछलियां लेकर हम बस्ती में आ गए। बूढ़ा, आनंद, रवि और सुल्तान पकड़ी जाने वाली मछलियां लेकर बाजार चले गए ताकि उन्हें फरोख्त करके इस्तेमाल की दूसरी अशिया खरीद सकें। उनको गए अभी घंटा ही हुआ था कि बस्ती में शोर उठा। मैं और मैयून बूढ़े आनंद के घर में बैठे हुए थे। शकुंतला भी हमारे साथ ही थी।